Hello everyone. Okay, let's move ahead. Next topic is representation of a complex number. So first we have algebraic form. Complex number को हम algebraic form से represent कर सकते हैं. Algebraic form in the sense like x plus iota y. ठीक है. Of course, if it is a complex number, then x and y must be real number. कॉन्जुगेट के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, है ना. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y. ठीक है. तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, x है. इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है. सही है. तो मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब आप देखो, अगर हमने इन दोनों को ऐड किया, z और z बार मतलब कॉन्जुगेट को ऐड किया, तो आप खुद ही ऐड करके देख लो क्या हो रहा है. आयोटा y और आयोटा y कैंसिल हो जाएगा ना, ये प्लस का ये माइनस का है, तो कितना बचेगा, 2x बचेगा. और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है ना. तो मतलब हम z प्लस z बार यानी z कॉन्जुगेट को लिख सकते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z. यहां तक समझ में आ गया. अब क्या करो, एक बार आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो z माइनस इट्स कॉन्जुगेट. तो जब आप माइनस करोगे तो आप खुद ही करके देखो माइनस, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, है ना. और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 आयोटा y हो जाएगा, 2 आयोटा y. और y को क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ये चीज समझ में आ गई, तो इसको ध्यान में रखना भाई. सही है. यहाँ पर देखो, मॉड ऑफ z स्क्वायर मैग्नीट्यूड, है ना. तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अंडर रूट, अगर खाली मॉड लिखा है लाइक दिस, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा. सही है. तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटाओगे, मतलब स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड, देन यू विल गेट दिस. यहाँ तक समझ में आ गया. ओके. अच्छा, इसको जरा ध्यान देना. यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जेड स्क्वायर. ऐसा नहीं है भाई आप यहाँ से मैग्नीट्यूड हटा दोगे और बोलोगे जेड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है. क्यों नहीं है वो तो आप देखो यार, खुद ही कर सकते हो. मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा, जेड क्या है हमारे पास, एक्स प्लस आयोटा वाई. तो यहाँ पर a प्लस डी होल स्क्वायर लगा लो, तो ये तो इतना ही आ जाएगा, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई. आयोटा स्क्वायर होता है -1, सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सही है. प्लस 2xy इंटू आयोटा. समझ में आ रहा है. अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ये तो यहाँ पर कोई रियल नंबर आ जाएगा, सो दिस बिलोंग्स टू आर रियल नंबर. और यहाँ पर आप देख सकते हो साथ में आयोटा है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है. यानी कि यहाँ पर जेड स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जेड स्क्वायर. सही है. जेड से मतलब है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा. ठीक है. अब यहाँ देखो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेड स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. ठीक. मैग्नीट्यूड तो वो तो ऑब्वियस है यार, वो तो होना ही है 0 या 0 से बड़ा. क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज मैग्नीट्यूड होता क्या है, वो तो डिस्टेंस है ना. कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, 0 हो सकता है. ठीक है. 0 कब हो सकता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ओरिजिन पर हो. समझ में आ रहा है. यानी डिस्टेंस 0 होगा या 0 से बड़ा होगा. तो ये बात तो बिल्कुल सही है. ठीक है. लेकिन यहां से हम ये नहीं कह सकते कि जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर हम रियल नंबर में बात करें तो हाँ भाई सही बात है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. अगर x बिलोंग्स टू r है, लेकिन यहाँ पे z r थोड़ी है,
ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये गलत बात, समझ में आ रहा है। अगर वो जेड रियल नंबर है, रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अगर मैं अब इसको आपसे एक स्टेटमेंट पूछूं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is greater than equals to 0. Is it true or false? Is it true or false? Then of course this is false. क्यों? अगर आप खाली रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे फिर तो सही है ना। लेकिन अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कंसीडर करोगे फिर तो ये गलत है, समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर इट इज फॉल्स। तो हम तो इन जनरल कंसीडर करेंगे ना, हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कंसीडर करेंगे। सो रिमेंबर दिस। ओके, नाउ एल्जेब्रिक फॉर्म में ही अगर आर्गुमेंट की बात हो रही है, वी हैव z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y एंड आर्गुमेंट हम बता चुके हैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर से, है ना। तो हम तो पहले क्या करेंगे, पहले अल्फा निकालेंगे tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे यार कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ये कोई नई बात नहीं है, मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ। तो corresponding to a complex number we can locate a point, उसके corresponding to a complex number हम एक पॉइंट तो बता ही सकते हैं। अब वो पॉइंट जैसे हमें पॉइंट पता चल गया, अब वो पॉइंट देखकर हम ये भी बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ, समझ में आ रहा है। तो हम तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ इससे एम्पलीट्यूड आएगा, इससे सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड आएगा। एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो आर्गुमेंट, ठीक है। वो माइनस पाई से पाई के बीच में वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड की, माइनस पाई से पाई के बीच में, पाई क्लोज्ड माइनस पाई ओपन, ठीक है। आई होप ये पता होगा, प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। तो ये जो अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये जो स्टेप 2 लिखा हुआ है, यहाँ से सिर्फ एम्पलीट्यूड निकल कर आएगा। आर्गुमेंट तो कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है, सही है। तो अगर एम्पलीट्यूड पूछा जाता है खाली तो ऐसे कर सकते हो, पहले अल्फा निकालो, फिर देखो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से अगर फर्स्ट में है तो ये जो आप अल्फा निकालोगे यही आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अगर सेकंड में है तो यार आप देखो, मैंने कुछ ऐसा बताया था कि अगर फर्स्ट और सेकंड में है तो हम इस तरह से रोटेशन करेंगे, सही है, समझ में आ रहा है। तो मान लो कि यहाँ पर ये ठीक अल्फा बन रहा है, तो पहले तो हम पाई तक आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पाई, फिर क्लॉकवाइज जा रहे हैं वापस कितना अल्फा, तो माइनस अल्फा कर देंगे, समझ में आ रहा है। और अगर नीचे यहाँ पे फोर्थ में, तो थर्ड और फोर्थ में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं ऐसे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो माइनस अल्फा हो जाएगा, और मान लो ये वाला एंगल कवर करना है तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस पाई, फिर एंटी क्लॉकवाइज वापस आ रहे हैं, कितना एंगल अल्फा, तो प्लस अल्फा, समझ में आ रहा है। तो वही लिखा है माइनस पाई प्लस अल्फा, गॉट इट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक आधा एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, z इक्वल्स टू -4 रूट 3 आयोटा, सही है। तो सबसे पहले तो अल्फा निकाल लो, अल्फा होता है tan इनवर्स y ओवर x विद मोड, सही है। तो ये हो जाएगा -4 रूट 3 ओवर -4, डेट इज रूट 3, इतना आ जाएगा। तो tan इनवर्स रूट 3, अब जो बच्चे जस्ट +1 में है उन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है ना, तो कोई बात नहीं। तो आप तो इसको ऐसे देख सकते हो, एक मिनट इसको ऐसे लिख लिया tan अल्फा, ठीक है, इनवर्स है ना, इसको ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे सिर्फ ये आ जाएगा रूट 3, ठीक है। तो tan अल्फा रूट 3 कब होता है tan, ये होता है आपका 60 पे, π/3, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा π/3। आप इसको ऐसे कर लो, जिन बच्चों को इनवर्स अभी नहीं आती है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो +2 में है ना, तो कोई बात नहीं, फिर आप ऐसे कर सकते हो। और जो बच्चे कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उनके तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। tan इनवर्स रूट 3,
ठीक है, ये एक एंगल है खुद। ठीक है, कौन सा एंगल है, यानी कि tan√3 कब होता है, इसको आप ऐसे देख सकते हो। चलो एक बार फिर से, tan इनवर्स यानी इनवर्स में ये इनवर्स सिग्नो क्या है, खुद एंगल है। तो tan−1√3 ये एक एंगल है। कौन सा एंगल है ये कैसे पता चलेगा? अब उसके लिए आप ऐसे देखो कि tan√3 कब होता है, कौन से एंगल पर होता है। तो 60 पर होता है, इसलिए π/3 आ जाएगा। सही है, तो अल्फा इक्वल्स टू π/3। आई होप इट इज क्लियर। तो यार कुछ तो आना चाहिए, या तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए आप लोगों को, और या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ठीक है, ये तो आना ही चाहिए, तभी इसको आप समझ पाओगे, अदरवाइज मुश्किल है आप लोगों के लिए समझना। तो जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी है, जो +1 में है, तो पहले जाओ भाई ट्रिग्नोमेट्री कर लो, उसके बाद आके समझ लेना। तो अल्फा आ गया यहाँ पर π/3। अब अल्फा तो हमने निकाल लिया, अब हमारा काम क्या है दूसरा, अब हमें चेक करना है कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर हमारे पास x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव है। ठीक है, <0 <0। इसका मतलब क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कैसे कवर करते हैं, क्लॉकवाइज जाकर। तो पहले तो यहाँ तक जाएंगे, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो -π, फिर वापस आ रहे हैं कितना, अल्फा, तो प्लस अल्फा, और अल्फा कितना है π/3, तो π/3 माइनस अल्फा। सॉल्व कर लो भाई, एलसीएम लेकर, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा -2 π/3। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। ये तो मतलब तरीके से जो स्टेप 2 लिखवाया था ना, थर्ड में डायरेक्ट तो अल्फा माइनस पाई कर दिया इस तरह से। बाकी यहाँ पे भी वही चीज बता रखी है, और वो तो कुछ नहीं है। पहले आप ऐसे गए -π तक, क्लॉकवाइज जा रहे हो इसलिए -π, फिर अल्फा वापस आ रहे हो यानी कि π/3 वापस आ रहे हो, तो -π प्लस π/3 वी गेट -2 π/3। आई होप ये समझ में आ गया। आगे चले, एक और एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं। z इक्वल्स टू -3 प्लस 3 आयोटा, फिर वही अल्फा निकाल लो, tan इनवर्स mod y/x होता है, तो 3/-3 वी गेट -1, बट मोड है तो इसलिए मोड हटा देंगे और +1 रखेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे बिकॉज मोड ले रहे हैं यहाँ पर हम। सही है, तो अब इसको आप ऐसे देखो भाई, tan 1 कब होता है, 45 पर होता है, तो ये आ जाएगा π/4। ठीक है, tan इनवर्स 1 एक एंगल है, कौन सा एंगल है ये, 45 एंगल, दैट इज π/4। सही है, फिर अब अल्फा तो हमने निकाल लिया, अब क्या देखना है, अब ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो तो हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा आ जाएगा, -3 3, यानी कि रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? ठीक है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है -3 3, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ऑफकोर्स सेकंड में आएगा यहाँ पर। ठीक है, एंगल बन रहा है 45, ये वाला बन रहा है, लेकिन जब हम आर्गुमेंट देखते हैं तो यहाँ पर हम ये वाला एंगल देखेंगे। ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, पहले यहाँ तक जाओगे पाई तक, पाई में से फिर वापस आओगे 45 माइनस कर दोगे, तो पाई -45 दैट इज 3π/4, एलसीएम ले लो, इतना आ जाएगा 3π/4। सही है, आई होप ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। अगर कुछ ऐसे दिया है 7 z इक्वल्स टू 7, ठीक है, दिस इज प्योरली प्योरली रियल, है ना, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम आर्गन प्लेन पे देखें तो रियल एक्सिस पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो अब ये रियल एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, कोई एंगल ही नहीं बना रहा है ना, मतलब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्टली ऐसे ही बता सकते हैं। अब -8 बोल दिया, z इक्वल्स टू -8, अभी भी ये क्या है, प्योरली रियल है, लेकिन अब की बार ये -8 यहाँ लाई करेगा, तो अब ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई एंगल बना रहा है, तो यही इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। समझ में आ गया। अब मान लो प्योरली इमेजिनरी दे दिया 5 आयोटा, अब 5 आयोटा दे दिया, मतलब 5 आयोटा कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर कहीं, है ना, 5 आयोटा, तो ये रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90।
तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है 90 हो जाएगा। -7 पाई यानी कि जो आपकी बार कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे लाई करेगा। दिस इज प्योरली इमेजिनरी। तो आपकी बार एंगल कितना बनेगा, ऐसे जाओगे, ठीक है, क्लॉकवाइज जाओगे तो -90 बनेगा। ये चीजें समझ में आ गई। अब ये समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं फिर। अब एल्जेब्रिक फॉर्म का हम कैसे यूज कर सकते हैं, हाँ नोट करके लिख लो। एल्जेब्रिक फॉर्म में बी यूज्ड टू सॉल्व इक्वेशन और टू फाइंड लोकस। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और लोकस निकालने के लिए हम एल्जेब्रिक फॉर्म का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखो, मान लो कि ये लिखा है सॉल्व जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड, यू हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ही क्या करोगे, जेड को रख दो एक्स प्लस आयोटा वाई, उसके बाद सॉल्व कर लो। जेड को रखा है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, दोनों साइड रखो, तो एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉन्जुगेट है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर करके खोल दो, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई और यहाँ पर एक्स माइनस आयोटा वाई। अब तो ये कुछ ऐसा लिखा है भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों बराबर है, ठीक है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में ना। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट साइड में रियल पार्ट क्या है एक्स, तो रख दिया बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। समझ में आ गया। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है 2xy, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस वाई, तो ये माइनस वाई है, ठीक है। समझ में आ गया। अब बेसिकली आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, एक यहाँ से एक यहाँ से। अब इनको सॉल्व करना है और कुछ, तो माइनस वाई है, इधर जाएगा लेफ्ट साइड में प्लस वाई, वाई कॉमन ले लिया, वी विल गेट 2x प्लस 1। सॉल्व कर लो भाई इसको, तो यहाँ से आ जाएगा y 0 और एक बार ये 0 करोगे तो x आ जाएगा -1/2, ठीक है। तो एक बार y इक्वल टू 0 उठा के इस वाली इक्वेशन में रख दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इधर चला जाएगा, सही है। तो यहाँ से आ गया भाई आपका, बाकी तो आप बच्चे नहीं हो, आप सॉल्व खुद भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन मुझे बताने का मतलब कोई लॉजिक नहीं लगता है कि ये प्लस हो गया माइनस हो गया, लेफ्ट साइड में आ गया राइट हैंड साइड में आ गया, ठीक है। इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो आप, तो इसको खुद भी कर सकते हो। तो मेन चीज इज लाइन ऑफ थिंकिंग कि कैसे करना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो x 0 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। फिर एक बार क्या करोगे, x इक्वल टू -1/2 उठा के यहाँ पे रख दो, जहां भी x दिखाई दे रहा है -1/2 रख दो। सो यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ पे रखा -1/2 और इसको सॉल्व करो, y निकालो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, मतलब स्क्रीनशॉट क्या लो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके देखो। पेन पेपर कॉपी साथ में लेकर बैठा करो भाई बच्चों, कितनी बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो फाइनली यू विल गेट -1/2 प्लस आयोटा √3/2, ठीक है। मतलब ये नहीं, ये y की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो प्लस माइनस √3/2, यहाँ से दो वैल्यू आ गई और यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई। तो ये कब हुआ, यहाँ पर x 0 है y 0, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन जाएगा, x 1 है तो y 0, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा 1 प्लस आयोटा 0। मतलब दो सॉल्यूशन तो ये हो गए। फिर यहाँ पर x -1/2 है तो एक बार प्लस के साथ ले लो, ठीक है, प्लस आयोटा √3/2, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया, ठीक है। और एक बार -√3/2 ले लो, तो -1/2 माइनस आयोटा √3/2, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया। तो टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4, तो यानी कि इसके 4 सॉल्यूशन है और वो कौन कौन से सॉल्यूशन है ये लिखे आपके सामने। समझ में आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लो हमें ये एक्स वाई के चक्कर में नहीं पड़ना, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारे पास है भाई जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड, सही है। तो यहाँ पर मॉड ले लो दोनों साइड, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है भाई मॉड की, जैसे मान लो जेड एन है और हमने मॉड लिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट्स अ प्रॉपर्टी, सही है। तो वही क्या है, 2 को बाहर निकाल दिया, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अगेन इट्स अ प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड,
सही, ये सब हम बता चुके हैं, इसमें तो नया कुछ नहीं है, ठीक है, पता होना चाहिए। और फिर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ कॉमन लो, सो वी विल गेट mod ऑफ z इंटू mod ऑफ z माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स mod ऑफ z इक्वल्स टू जीरो और mod ऑफ z इक्वल्स टू वन, इतना आ जाएगा। सही बात है। तो अब आप ये देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो है, इस बात का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड जीरो कब हो सकता है? भाई मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस है ना, इसका मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ओरिजिन पर है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, जीरो जीरो, जीरो प्लस आयोटा जीरो, ये चीज है। समझ में आ रहा है? तभी तो मैग्नीट्यूड जीरो हुआ। तो इसका मतलब z इक्वल टू जीरो, और ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है ओरिजिनल इक्वेशन को, यहाँ पे पुट करके देख लो इधर। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन तो यहाँ से आ गई। अब यहाँ से हमने क्या बोला कि mod ऑफ z इक्वल टू वन, इसका मतलब ये यूनिमोडुलर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, यूनिमोडुलर है। और बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कभी भी अगर ऐसा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमोडुलर है, इसका मतलब क्या है, एकदम क्या क्लिक करना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट आपस में रेसिप्रोकल है। समझ में आ रहा है? तो कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू वन बाई जेड। गॉट इट? नाउ कॉन्जुगेट ऑफ z किसके बराबर है, जेड स्क्वायर के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू वन बाई जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई यहाँ पर, जेड क्यूब माइनस वन, ये तो क्यूबिक बन गई। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लगा लो पहले तो जेड माइनस वन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक बार इसको जीरो रखेंगे, जेड वन आ जाएगा, एक बार इसको जीरो रखो, सॉल्व करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, फॉर्मूला याद दिला दिया मैंने आपको। अब आप उसको लगाओ, अप्लाई करो, इतना आ जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री बाय टू। सही है, प्लस माइनस है तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो भाई टोटल चार कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। एक यहाँ से आया था जीरो, है ना, एक बार दिखा देता हूँ आपको, है ना, यहाँ देखो, एक तो ये आ गया था जीरो, एक ये आ गया वन, और यहाँ से दो यहाँ से आ गया प्लस माइनस के साथ, है ना, तो टोटल चार सॉल्यूशन है। तो ये हो गया इसका ऑल्टरनेटिव वे। तो जैसे आपको सही लगता है, जैसे समझ में आता है वैसे कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्म आती है ना हमारी, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और इसको हम पोलर फॉर्म भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे बोल दो। इधर देखो जरा, मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा में, ठीक है, इसके क्रॉसपोंडिंग एक पॉइंट होगा एक्स वाई, मान लो कि यहाँ पर। अब इसका मतलब ये x है, ये y है। सही है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन रहा है आपका, राइट ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अब एक मिनट के लिए भाई, इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, उसको हमने बोल दिया r है। ओरिजिन से डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड होता है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर हम r बोल रहे हैं, मतलब r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब आप इस वाले ट्राइंगल में देखो, अब इसमें cos थीटा यूज करो, cos थीटा यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, ये cos थीटा यूज कर लो ना, cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनस, तो x कितना आ जाएगा, r cos थीटा, x आ गया r cos थीटा। ऐसे यहाँ पे साइन थीटा यूज कर लो तो y आ जाएगा, r साइन थीटा। गॉट इट? तो अब ये x और y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इज इट क्लियर? तो भाई x की जगह रखा था r cos थीटा, y की जगह रखा r साइन थीटा, r कॉमन आ गया, यहाँ पे बाहर निकाल दिया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बस इसी को हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है बहुत, है ना, x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बस इस तरह से आप कर सकते हो, चाहे फिगर बना के कर लो, याद रखना चाहते हो तो याद रख लो, आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस तरह से लिख सकते हैं इस पॉइंट को ना, कार्टेशियन फॉर्म में तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स वाई, ये इसके क्रॉसपोंडिंग एक पॉइंट होगा। अब मान लो जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग हम पॉइंट को ऐसे लिखेंगे, आर थीटा। सही है, आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, और थीटा क्या है, ये आर्गुमेंट।
तो पॉइंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ये है भाई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं सिस थीटा। ठीक है, मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल वगैरह में आपको दिख जाएगा इस तरह की चीजें सिस थीटा। तो घबराना नहीं है, इस बात का मतलब क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। समझ में आ गया। नेक्स्ट नोट देखते हैं। अब जैसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका आप मैग्नीट्यूड ले लो तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1, है ना। यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब ये यूनिमॉड्यूलर है। अब ये यूनिमॉड्यूलर है तो यूनिमॉड्यूलर है, ये खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट, ठीक है, तो अगर यूनिमॉड्यूलर है तो क्या होता है, कॉन्जुगेट और खुद कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पर आप इसको रैशनलाइज कर लो। ठीक है, तो रैशनलाइज करोगे तो नीचे 1 बन जाएगा, करके देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा ना नीचे, और ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। गॉट इट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इसको जरा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, सिस अल्फा सिस बीटा। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, सिस अल्फा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। सिस बीटा का क्या मतलब है, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। सही है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और एक बार कॉस अल्फा साइन बीटा आयोटा के साथ, फिर आयोटा साइन इंटू कॉस, फिर आयोटा स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा। इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई, वो तो आप कर सकते हो खुद भी ना। इतना आ गया, आयोटा कॉमन लेना ना। अब यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये तो फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये भी फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, साइन अल्फा प्लस बीटा का। समझ में आ गया। तो अब ये कुछ ऐसे लिखा जाए, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर सेम एंगल है ना, ये आर्गुमेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं सिस अल्फा प्लस बीटा। तो कहने का मतलब क्या है, अभी भी ऐसा लिखा है सिस अल्फा इंटू सिस बीटा। तो ये कितना हो जाएगा सिस, ये जो एंगल्स है आर्गुमेंट जो भी है इनको आप ऐड कर दो। इज इट क्लियर। तो याद रखना इसको, ये सिर्फ दो के लिए ही नहीं है, तो इन जनरल इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो इन जनरल आप ऐसे करना, देखो if we have like cis alpha 1 cis into cis alpha 2 into cis alpha 3 डिवाइडेड बाय cis बीटा 1 into cis बीटा 2, कुछ ऐसा है। तो ये तो ऐड हो जाएंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है, और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस बीटा 1 माइनस बीटा 2, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अब इधर देखो जरा, cis अल्फा टू द पावर n। इस बात का मतलब क्या है कि cis कितने टाइम्स लिखा हुआ है, n टाइम्स लिखा हुआ है। cis अल्फा इनटू में चल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, तो यानी कि अब जो अभी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सारे आर्गुमेंट ऐड हो जाएंगे। तो अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। सो वी विल गेट n अल्फा। इज इट क्लियर। तो भाई इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहने का मतलब ऐसा है कि लाइक इफ वी हैव cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, से इसका यही मतलब है। ठीक है, अल्फा की जगह थीटा ले रहा हूँ चलो इस बार, और ऊपर n लिखा है। तो इस बात का क्या, ये जो n होगा ये डायरेक्टली आर्गुमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे, इसको डी मॉर्गन थ्योरम भी बोलते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के, फिलहाल तो अभी छोड़ दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसी को हमने ऐसे लिख दिया, सिस
एन थीटा। इज इट क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया है। तो ये थी हमारी सेकंड रिप्रेजेंटेशन। पहला हमने किया अलजेब्रिक, फिर दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर पोलर फॉर्म, अब तीसरा आता है इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर इसको हम यूलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका z इक्वल्स टू r इंटू ए की पावर आयोटा थीटा। इस फॉर्म को हम यूलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और उससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर देखो, e की पावर x, ये एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। जिनको अभी नहीं पता, जो जस्ट +1 में आए हैं और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर इस लेवल पे कर रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना है कि e की पावर x का जो एक्सपेंशन है वो ये होता है 1 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, लाइक दिस। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन होता है। फिलहाल इतना जानो जो जस्ट +1 में आए। बाकी तो जो पढ़ चुके हैं, लिमिट्स वगैरह पढ़ चुके हैं, एक्सपेंशंस पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, बाकी इसका प्रूफ सब करवाया गया लिमिट्स चैप्टर। तो ये हो गया। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर x की जगह आयोटा थीटा रख दिया। क्या रख दिया? आयोटा थीटा। तो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है ना, वहां पर तो आप क्या करो, आयोटा थीटा रख दो। रख दिया जी आयोटा थीटा, 1 प्लस आयोटा थीटा, यहाँ पर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर आयोटा थीटा क्यूब हो जाएगा, लाइक दिस। सही है। नाउ आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। आयोटा की पावर 4 कितना हो जाएगा? 1। तो मतलब फिर इसके बाद कितना आ जाएगा? 5, फिर 6, है ना, फिर वहां पे इस तरह से चलता रहेगा। तो फाइनली हो क्या रहा है, यहाँ से आयोटा हट जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ से आयोटा हट जाएगा और प्लस का रहेगा, तो प्लस थीटा की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये एक्सपेंशन ऐसे चलेगी। सही है। बाकी बच गई ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, इसके बाद एक और टर्म आएगी यहाँ पर, वो इन सब में से आयोटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ से बचेगा थीटा, यहाँ से बचेगा, ये आपका माइनस आयोटा होगा ना, और आयोटा तो आ गया बाहर कॉमन, तो क्या बचा? माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ से बचेगा थीटा की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब ये जो है यहाँ पर फिर से, ठीक है, इट्स अ एक्सपेंशन ऑफ कॉस थीटा। ये कॉस थीटा का एक्सपेंशन है। ठीक है, जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब पता चल गया। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। बाकी तो उसके लिए आपको एक्सपेंशंस वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। और ये जो होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, ये साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये होगा कि e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अभी पोलर फॉर्म में हम यूज कर रहे थे। पोलर फॉर्म में क्या लिख रहे थे? z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमने प्रूव कर दिया कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके बराबर है? e की पावर आयोटा थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब z क्या हो गया? r इंटू e की पावर आयोटा थीटा हो गया। समझ में आ गया? तो इसी को हम यूलर फॉर्म बोलते हैं। गॉट इट? आई होप ये समझ में आ गया है कि यूलर फॉर्म क्या होती है। ओके, कुछ पॉइंट्स है, इनको देख लेते हैं। जैसे z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा, ये तो पोलर फॉर्म हो गई। फिर इसको हमने बोल दिया e की पावर आयोटा थीटा, तो दिस इज यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। r क्या है यहाँ पे? ऑफकोर्स मॉडुलस ऑफ z, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ z। ठीक, तो यहाँ पर z, इस पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं r थीटा, पोलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, r क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस, दैट इज मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है यहाँ पर? आर्गुमेंट ऑफ z। इज इट क्लियर? नाउ अब जैसे e की पावर आयोटा थीटा है, ये तो इसके बराबर है, इसका आप मैग्नीट्यूड लेना, ऑफकोर्स 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अंडर रूट में, तो 1 आ गया। यानी कि ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर है
बोल सकते हैं भाई ये खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो और हमें ये भी पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सही है। तो वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब जिन बच्चों को थोड़ी बहुत वेक्टर्स की नॉलेज है वो जानते हैं, ठीक है। तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। गॉट इट। आर यहाँ पे मैग्नीट्यूड है तो ऑफकोर्स 0 या 0 से बड़ा होगा। आर्गुमेंट है, ये रियल नंबर होना चाहिए, ठीक। तो मान लो जैसे ये पी है, तो ई की पावर आयोटा थीटा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मान लो ये इतना ही है। अगर मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आर जो भी मैग्नीट्यूड होगा, तो फिर ये पूरा इस तरह से वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। डायरेक्शन तो अभी भी यही रहेगी, बस मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम्पल z इक्वल्स टू -3 माइनस √3 आयोटा। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो बहुत सिंपल है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर वी गेट 9 प्लस -√3 का स्क्वायर दैट इज 3, 9 प्लस 3 वी गेट 12, अंडर रूट 12 इज 2√3, ठीक है। ये बच्चों वाली बातें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी। उसके बाद अगर हम आर्गुमेंट निकालना चाहते हैं तो पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया था अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे निकालना है। तो पहले अल्फा निकाल लिया, सही है, पहले अल्फा निकाल लो। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स मॉड y, y का काम कौन कर रहा है -√3 ओवर x, x का काम कौन कर रहा है -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा भी आपका 1/√3, रैशनलाइज कर लेना, इतना आ जाएगा। अब tan 1/√3 कब होता है, अफकोर्स 30 डिग्री पर होता है, दैट इज π/6। तो यहाँ से अल्फा तो आ गया π/6। फिर अब क्या करेंगे, ये अल्फा निकालने के बाद हमारा काम क्या होता है, फिर हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके करॉस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा -3 -√3। अब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आपको थर्ड में होगा। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, सही है। अल्फा ये है π/6। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे, पहले यहाँ तक जाएंगे। अब सिंस क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल की सेंस क्या होगी, नेगेटिव, तो -π, तो -π, ठीक है। उसके बाद वापस आएंगे, कितना, ये एंगल वापस आएंगे π/6, तो प्लस π/6, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं अब, तो एंगल की सेंस रहेगी पॉजिटिव, तो प्लस π/6, एलसीएम ले लो, दिस कम्स आउट टू बी -5 π/6। तो ये आपका आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। आर्गुमेंट कह लो या एम्पलीट्यूड कह लो, एम्पलीट्यूड एक ही बात है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्यों है, बिकॉज ये इस रेंज में है, -π से π इस रेंज में है, इसलिए एम्पलीट्यूड भी, ठीक है। आर्गुमेंट तो है ही। तो भी जेड क्या हो गया, पोलर फॉर्म में तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, r हमने निकाल लिया 2√3 मैग्नीट्यूड है ये, थीटा हमने ये निकाला, उठा के यहाँ पे रख दो थीटा की जगह, cos -5 π/6 प्लस आयोटा साइन -5 π/6। ये चीज समझ में आ गई। तो अब ये भी हमें पता है, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए भाई। cos ऑफ माइनस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस साइन गायब हो जाता है, तो ये हो जाएगा cos 5 π/6। लेकिन साइन के केस में ऐसा नहीं है, साइन के केस में माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस आयोटा साइन 5 π/6। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। तो ये तो हो गई आपकी पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में ऐसे लिखा गया। और अगर इसी को आप यूलर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इट्स क्वाइट सिंपल। तो ऐसे लिख सकते हो e की पावर आयोटा, थीटा का आर्गुमेंट क्या है -5 π/6, ये यूलर फॉर्म हो जाएगा, सही है भाई। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसके बराबर है e की पावर आयोटा थीटा के बराबर है, तो वही लिखा है, इसको हमने उठा के e की पावर आयोटा थीटा, और थीटा क्या है -5 π/6। समझ में आ गया। दिस इज यूलर फॉर्म एंड दिस इज पोलर फॉर्म। आई होप इट इज क्लियर। और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स।
z इक्वल्स टू 7। अब ये क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है पॉजिटिव साइड पर, यहाँ पर कहीं होगा 7। तो अब ये तो कुछ एंगल बना ही नहीं रहा है ना, तो e की पावर आयोटा थीटा क्या है यहाँ पे, 0। समझ में आ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो एक राउंड ऐसे लगा के आ जाऊं, 2 पाई भी लिख सकते हैं, इन जनरल 2 के पाई लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो 7 इंटू ई की पावर आयोटा 2 के पाई, के बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, तो इन जनरल हम ऐसे लिखेंगे। आई होप समझ में आ गया। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट z इक्वल्स टू -8। अब ये भी रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड यहाँ पर। अब ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, पाई, ठीक है, तो 8 इंटू ई की पावर आयोटा पाई, ठीक है, फिर और आ जाओ चाहे राउंड लगा के, फिर इधर आ जाओ, तो इन जनरल 2 के प्लस 1 इंटू पाई लिख सकते हैं, पाई के ऑड मल्टीपल चलते हैं, ठीक है, जैसे पहली बार तो पाई आ गया, यहाँ से यहाँ तक गए पाई, फिर और लगाया 2 पाई, और फिर ये हो गया 3 पाई, फिर और लगा लो, फिर 5 पाई, तो इन जनरल 2 के प्लस 1 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, के को 0 रखोगे, के इंटीजर है तो पाई आ जाएगा, 1 रखोगे 2 प्लस 1 वी गेट 3 पाई, देन 5 पाई, 7 पाई, कुछ ऐसे। समझ में आ गया, तो यहाँ पर आंसर इतना हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल z इक्वल्स टू 3 आयोटा। अब की बार ये हमने जो एग्जांपल लिया है दिस इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री, तो 3 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाय 2, ठीक है, यूलर फॉर्म में लिख ले। z इक्वल्स टू -2 आयोटा, ये भी प्योरली इमेजिनरी है, बट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो अब की बार जो थीटा होगा -π/2 हो जाएगा, तो 2 इंटू ई की पावर आयोटा इंटू -π/2, सही है। आगे चलते हैं, वन मोर एग्जांपल, z इक्वल्स टू -2 प्लस 2 आयोटा। तो पहले वही इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट -2 का स्क्वायर वी गेट 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट 8 इज 2√2, तो ये तो आ गया आपका मैग्नीट्यूड, सही है। आई होप कि ये समझ में आ गया, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया ये आपका। अब बाकी इसका, अब आपको आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड निकालना है, उसके लिए क्या करोगे, पहले अल्फा निकाल लो। अल्फा निकालने के लिए क्या करोगे, tan इनवर्स मॉड y ओवर x, यानी 2 ओवर -2, दैट इज tan इनवर्स 1, तो tan 1 कब होता है 45 पर, तो ये आ गया आपका 45, सही है, 45 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कौन से क्वाड्रेंट का है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट है 2, -2 एंड 2, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कैसे निकालोगे, तो आप तो ऐसे करोगे ना, पहले तो ऐसे जाओगे भाई पाई तक, फिर उसके बाद माइनस अल्फा, अल्फा कितना है π/4, ठीक है, अल्फा इतना आ गया, इट मीन्स 3π/4, 3π/4, तो दिस इज योर आर्गुमेंट, तो ये आपका आर्गुमेंट हो गया। तो अब अगर पोलर फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो कॉस थीटा, थीटा हमने निकाला 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, इज इट क्लियर। यूलर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे, आर तो आ ही गया 2√2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 3π/4, ये हो गई आपकी यूलर फॉर्म। आई होप ये समझ में आ गया। आगे चलें, और कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो। तो पहली बात तो हम बोल रहे थीटा जो आर्गुमेंट है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब ई की पावर आयोटा थीटा, ये क्या यूनिमोडुलर होता है, यूनिमोडुलर है तो मतलब कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो ई की पावर आयोटा थीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 ओवर ई की पावर आयोटा थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऊपर ले जाकर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। मैग्नीट्यूड लेंगे ऑफकोर्स 1, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इट्स अ यूनिट वेक्टर, ठीक है।
अब मान लो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। e की पावर आयोटा थीटा प्लस 1, ठीक है, ये निकालना है। ये एक्सप्रेशन ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आता है। तो हमने यहाँ से क्या करा, e की पावर आयोटा थीटा बाई 2 कॉमन लिया। कॉमन लेने से कितना बचेगा भाई, e की पावर आयोटा थीटा बाई 2 प्लस ये यहाँ तो है ही नहीं e की पावर आयोटा थीटा बाई 2, तो ये नीचे जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। इज इट क्लियर? तो e की पावर आयोटा थीटा बाई 2, इसको अगर हम ऐसे लिखें, मतलब यूलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाएंगे, cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 लिखेंगे। इसको लिखेंगे cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2, क्योंकि माइनस लगा ना यहाँ पर, सही है। तो यू कैन सी कि आयोटा साइन थीटा बाई 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा ये cos थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos थीटा बाई 2 और e की पावर आयोटा थीटा बाई 2 अपनी जी, ये चीज समझ में आ गई। तो e की पावर आयोटा थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू e की पावर आयोटा थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें तो वो क्या होगा, उसको समझ लेते हैं। तो 1, ठीक है, 1 एक तो यहाँ पे लाई करेगा, ये ऐसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, मान लो ये यहाँ पर है, ये थीटा बन रहा है यहाँ पर एंगल, सही है। तो ये पूरा थीटा है, थीटा बाई 2 इसका बिल्कुल हाफ, यानी ऐसे बाइसेक्टर जा रहा है यहाँ पर, सही है, ये हो गया। तो भाई यहाँ पर तो थीटा बाई 2 बिल्कुल बाइसेक्टर जा रहा है। आप ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में जैसे डायगोनल है, ये साइड्स है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर पता होगा आपको, ठीक है। अगर एडजेसेंट साइड्स दी है तो जो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करती है, साइड का सम, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर आयोटा थीटा प्लस 1 ओ सी, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, e की पावर आयोटा थीटा प्लस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। और ओ सी वेक्टर किसके इक्वल है, 2 cos थीटा बाई 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2। मैग्नीट्यूड लोगे तो भाई ये आपका 1 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ भाई, याद रखना है इसको, ठीक है, क्योंकि अगर इस पे बेस क्वेश्चन आया तो ऐसा नहीं कि आप भाई पूरा इसको ड्राइव करने बैठ जाओगे, तो इसको याद रखो। अगर भाई प्लस की जगह माइनस हो जाए तो बस राम कहानी तो वही है, अभी भी e की पावर आयोटा थीटा बाई 2 कॉमन लिया, इधर आ गया, फिर इसको हमने लिखा cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 माइनस, इसको भी लिख लिया हमने cos थीटा बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपकी बात, ठीक है। तो प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, वो आप खुद ही बेटा करके देखो, पता चल जाएगा कहाँ माइनस हो रहा है कहाँ प्लस हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, ऐड करोगे वी गेट 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2, इतना आ जाएगा, सही है, समझ में आ गई। तो बाकी अब मैग्नीट्यूड लोगे तो ऑफकोर्स दिस इज इक्वल टू 1, तो कितना बचेगा, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा बाय 2। ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। तो ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लो जेड हमारे पास है r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, और r क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, थीटा बिलोंग्स टू r, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ e की पावर आयोटा z का मैग्नीट्यूड, ये निकालना है। तो कोई बात नहीं, z हमारे पास है, पहले हम क्या करें, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आयोटा इंटू r e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो e की पावर आयोटा थीटा को पहले लिख लिया हमने भाई, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, करके देखो आप लोग, करना चाहिए आपको, ठीक है। एग्जाम तो आपने ही देना, मैंने तो देना नहीं है, हमारा काम तो सिर्फ सिखाना है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़ी। e की पावर, अब ये आयोटा भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो,
तो अब जैसे प्लस है तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इंटू में, ई की पावर आयोटा आर कॉस थीटा इंटू ई की पावर आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस आर साइन थीटा ये हो जाएगा। तो भाई यहाँ तो आयोटा वायोटा कुछ है नहीं, ठीक है, तो मतलब ये तो एक नंबर होगा, तो इसको तो आप मैग्नीट्यूड के बाहर निकाल दो, तो ई की पावर माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। और सिंस ये पॉजिटिव भी है क्योंकि ई की पावर में एक्सपोनेंशियल है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो मोड के बाहर निकाल दिया, बच गया ये, सही है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड लोगे वो ऑफकोर्स 1 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज इस बात का मतलब क्या है, ई की पावर आर कॉस थीटा, तो ये तो ऐसे लिखा जाएगा। अब थीटा का काम ये पूरा ही कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफकोर्स 1 होगा। आई होप इट इज क्लियर। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड ऑल जेड फॉर विच जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इज रियल पॉजिटिव। तो बहुत सिंपल है यार, इसमें क्या करो आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई रख दो, फिर आगे सॉल्व करना शुरू करो, पता चल जाएगा आपको कि करना क्या है। रखा हमने जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स और वाई यहाँ पर रियल नंबर है, ऑफकोर्स तभी हम बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर रियल नंबर है। तो उठा के रख दिया भाई, यहाँ पर जेड स्क्वायर खोला, यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस 2 इंटू जेड यानी 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 अपनी जगह। अब आप क्या करो, इसमें रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 ये तो हो गया रियल पार्ट, ये हो गया आपका रियल पार्ट। बाकी जहां जहां आपको आयोटा दिखाई दे रहा है कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा 2xy और यहाँ से बचेगा 2y, सही है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये रियल पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पॉजिटिव होना है, इस बात का मतलब क्या है, तो इसका तो रियल पार्ट जो है एक तो पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, ठीक है, भाई प्योरली रियल हो गया ना और पॉजिटिव भी हो गया, तो इसका मतलब जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट होना ही नहीं चाहिए, मतलब वो 0 होना चाहिए, समझ में आ गया। तो यहाँ से फिर हमने 2y कॉमन लिया, x प्लस 1 इक्व टू 0, यानी कि y एक बार 0 आ गया और x आ गया -1, y कम्स आउट टू बी 0 एंड x -1, इतना आ गया। तो एक बार y को 0 यहाँ रखो, सॉल्व करो इनइक्वालिटी, एक बार x को -1 यहाँ रखो जहां जहां x दिखाई दे रहा है, ठीक है, और सॉल्व कर दो। जब हमने y को 0 रखा ये 0 हो गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इतना ही बचेगा। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं ये हम इनइक्वालिटीज में बता चुके हैं। और क्वाड्रेटिक है तो हम इसका सिर्फ डी चेक करेंगे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, तो बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 2 8 -8 आ गया, नेगेटिव आ रहा है, तो डी लेस देन 0। अब डी लेस देन 0 का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक कैसी है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है और ये पॉजिटिव है ना। तो ये जो अगर ग्राफिकली मैं बताऊं तो एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर ही रहेंगे, आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, जो आउटकम आएगा पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब एक्स की हर वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दूसरा, फिर जब हमने एक्स को -1 रखा, यहाँ पे रखोगे ना, देखो यहाँ पर x को -1 रख लो, ये 1 बचेगा, ये -1 तो -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो भाई ये आ गया आपके पास वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इतना बचेगा। माइनस कॉमन लो यहाँ से, बिकॉज जो वेरिएबल है यहाँ पे y है उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, वो हमने हटाया, हटाने पर ठीक है, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर देन का लेस देन हो गया, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 1 y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 लेस देन 0। आई होप के सॉल्व करना आता होगा। इनइक्वालिटी कैसे करते हैं, एक आ गया -1 एक आ गया 1, ठीक है, लेस देन का साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बेबीकर मेथड, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू -1 to 1। इज इट क्लियर।
आई होप कि समझ में आ गया। और इसी को अगर मैं आपको ग्राफिकली दिखाना चाहूँ कि हो क्या रहा है, तो हमने दो सॉल्यूशन निकाले हैं। पहला x बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो मतलब कि वो पूरी रियल एक्सेस में कहीं भी हो सकता है। दूसरा हमने बोला कि y -1 से 1 के बीच का है, ठीक है, और ये कब है, जब x -1 है, यानी x -1 प्लस लैम्डा आयोटा ऐसे करके लिख दिया, और लैम्डा -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, ये चीज। या लैम्डा छोड़ो, y भी लिख सकते थे, y आयोटा और y -1 से 1 के बीच। तो x -1, लेट सपोज -1 यहाँ पर है, और यहाँ पर लैम्डा या फिर y -1 से 1 के बीच में है, मतलब ऐसे। तो ऐसे हम इसको, ठीक है, ग्राफिकली शो कर सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया है आपको। तो ठीक है, फिर आज इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होप कि जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी सीखा है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। भाई नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिना नोट्स के काम नहीं चलने वाला है। जो बच्चे सोच रहे हैं खाली लेक्चर देख के काम हो जाएगा, यार हमारा माइंड कोई कंप्यूटर तो है, जो पहली बार में ही आपको समझ में आ जाएगा और फीड हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स बनाओ प्रॉपर। नोट्स नहीं बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो, ठीक है, डाउनलोड का भी ऑप्शन है। आई होप काफ़ी है इतना।